अगर आप लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत लग गई है तो ये वीडियो आपके उस शॉर्ट्स की आदत छुड़वाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि मुझे पता है 99% लोगों को यूरोपियन यूनियन का नाम ज़रूर पता होगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन फंक्शन कैसे करती है ये बिल्कुल नहीं पता होगा। फंक्शन जान के फ़ायदा भी क्या है सर? हमें नहीं जानना कि यूरोपियन पार्लियामेंट क्या होती है, यूरोपियन काउंसिल क्या होती है, यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट क्या होता है, हमें नहीं जानना। क्या करेंगे सर जान के? कोई बात नहीं, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो देख लीजिए, लेकिन अगर मेंस में पास होना है तो और उसमें केस स्टडी लिखनी है, मार्क्स अच्छे हासिल करने हैं तो भी जान लीजिए। क्योंकि हमें ये देखने को मिलेगा कि एक ऐसा एरिया जो 1945 के अंदर ऐसा दिखाई देता था, 1950 के अंदर ऐसा तबाह हुआ दिखाई देता था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, वो किस तरह 50 सालों के अंदर उसने अपने आप को डेवलप कर लिया। जब हम आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जब हम किसी देश की पॉलिटिक्स को देखते हैं, तब हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए कि आज वो इतने बेहतरीन लेवल के ऊपर खड़े हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर देखें, चाहे इकोनॉमी के अंदर देखें, कैसे छोटे छोटे देश जिनके इंडिया से बहुत कम पॉपुलेशन है, डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर मेकिंग द ग्रेट डेवलपमेंट। कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है जी, सेकंड विश्व युद्ध जो है वो खत्म होता है। खत्म होने के बाद उसका क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है और वहाँ पर पाते हैं कि जो देश हैं वो सारे आपस में लड़ रहे थे। लड़ने का सर एक ही रीज़न था, और वो रीज़न था लड़ने का एक ही सिंपल, बहुत सिंपल रीज़न था, दैट इज़ द कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। सभी को रिसोर्सेज के ऊपर अपना स्वामित्व, आधिपत्य जमाना था। तो वहाँ पर दो हमारे फ्रेंच पर्सनैलिटीज़ आती हैं, जीन मोनेट और रॉबर्ट शुआन। ये दोनों के दोनों दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर हम रिसोर्सेज को एक एक कंट्री के लिए बांट दें, जैसे सपोज इंडिया अलग हो, पाकिस्तान अलग हो, बांग्लादेश अलग हो, है ना, नेपाल भूटान अलग हो, तो अगर सभी अपने अपने रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे देन देयर विल बी द हायर चांसेस कि सब एक दूसरे के साथ कभी ना कभी जरूर लड़ पड़ेंगे। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें या रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो जाएं एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने बोला कि स्टील और कोल जब तक अलग अलग कंट्रोल में रहेंगे प्रॉब्लम रहेगी, क्यों ना इसे शेयर कर दिया जाए। ऐसा इन दोनों ने दिमाग लगाया और फिर इन्होंने 9 मई को यूरोप डे के नाम से जिसे आज मनाते हैं, एक ये रेडिकल प्रपोजल, प्रस्ताव दिया कि भाई देखिए बात ऐसी है कि एक न्यूट्रल बॉक्स के अंदर हम सारे रिसोर्सेज को रख देते हैं। अब जब हम न्यूट्रल बॉक्स के अंदर रख देंगे तो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा, लोग शेयर करेंगे और डिपेंड नहीं होंगे और फिर लड़ाई भी नहीं होगी आपस में। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है सर। ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1951 के अंदर। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर 6 कंट्री साथ में आती हैं। ये 6 कंट्री साथ में आती है। कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं सर? ये एक तो है सर आपकी फ्रांस, है ना, फ्रांस आती है। दूसरा है जर्मनी, तो वेस्टर्न जर्मनी उस समय थी, वेस्टर्न जर्मनी, है ना, वेस्टर्न जर्मनी ये आती है। इटली, बेल्जियम और आपका नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारी कंट्रीज़ 6 कंट्री साथ में आती हैं और फिर एक कमेटी बनाती हैं, दैट इज़ द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये क्या काम करती है सर? जैसा हमने पहले बताया था, कोल और स्टील के रिसोर्सेज के ऊपर यही ध्यान बना के रखती है। ये 6 के 6 देशों ने क्या बोला कि ये कम्युनिटी हमारे कोल और स्टील को देखेगी, ताकि ना हमें टैंक बनाने पड़ेंगे, ना गोला बारूद बनाना पड़ेगा और आपस में फाइट नहीं होगी। सो दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू फाइट। ठीक है जी। लेकिन अब इस कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए 2 बॉडीज़ का जन्म हुआ। एक बॉडी थी जिसे हम बोलते हैं हाई अथॉरिटी, एक है सर कॉमन असेंबली। अब देखना धीरे धीरे कहानी यहीं से बढ़िया शुरू हो जाएगी। जो ये हाई अथॉरिटी है इसके अंदर 9 टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। क्यों सर? क्योंकि स्टील और कोल टेक्निकल डोमेन के अंदर आता है भाई। तो बोले कि 9 टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हम देखेंगे कि कैसे कोल और स्टील को मैनेज करना है हमारे यूरोप की इन 6 कंट्रीज़ के लिए। अभी तक सिर्फ 6 कंट्रीज़ ही हैं, बाकी कंट्रीज़ नहीं आई हैं इसमें। बोले 6 कंट्रीज़ के लिए कैसे गवर्न करेंगे हम देखेंगे। दूसरी तरफ कॉमन असेंबली का निर्माण किया गया। अब कायदे से ये कॉमन असेंबली नाम से लगेगा असेंबली थी, नहीं सर। यहाँ पे क्या था, ये जो 6 देश हैं, ये 6 देश अपने अंदर इलेक्शन करते थे और अपने अपने जो इनकी पार्लियामेंट हैं वो अपने अपने लोगों को, डेलीगेट्स को भेजा करती थी। ठीक है, अपने अपने डेलीगेट्स को भेजती थी। वो चुनकर नहीं आते थे, जो ऑलरेडी चुने हुए हैं उन्हीं में से किसी को नॉमिनेट करके उठा के भेज दिया। तो इस तरह से कॉमन असेंबली थी। यहाँ पे 78 पॉलिटिशियंस थे। ये सिर्फ उस समय एडवाइस का काम किया करते थे, कोई कानून वानून पास नहीं किया करते थे। लेकिन अब समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे 1951 के अंदर जब ये बात लोगों को समझ में आई तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा ही बढ़िया काम हो गया, क्यों ना हम ऐसा करें कि डिस्पाइट ऑफ द कोल, हम सिर्फ अभी क्या काम कर रहे हैं, कोल और स्टील का, क्यों ना हम अपने सारे रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। तो ये चीज़ लगाने के लिए जो इनर 6 का जो सर्कल था, जो हमने अभी 6 कंट्रीज़ देखी थी, उन्होंने बोला कि हम हर चीज़ शेयर करेंगे। और हर चीज़ शेयर करेंगे तो क्या बनाई सर? कॉमन मार्केट। अब जब उन्होंने कॉमन मार्केट बनाई तो इस कॉमन मार्केट को देखने के लिए, झेलने के लिए उन्होंने अलग अलग बॉडीज़ का भी निर्माण किया। एक बॉडी जो उनकी पहले से थी आपका कोल एंड स्टील वाली, कॉमन मार्केट की एक बॉडी बन गई सर, ये बन गई कॉमन मार्केट की। एटॉमिक एनर्जी की भी एक बॉडी बनी, दैट इज़ यूरेटॉम।
ये 2001 आपका 26 की जनवरी के करंट अफेयर के अंदर यही एटॉमिक एनर्जी यूरेटॉम वाली जो बॉडी है वो न्यूज़ के अंदर थी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड न्यूज़ के अंदर थी। खैर ये तीनों बॉडीज़ बनाई गई। अब ये तीनों बॉडीज़ अपना अपना अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ सर, ये तीनों बॉडीज़ को अलग अलग गवर्न करने की बजाय इन तीनों बॉडीज़ की अपनी अपनी असेंबली हुआ करती थी। लेट मी राइट हेयर, ठीक है। इन तीनों की अपनी अपनी असेंबली होती थी, इन तीनों की अपनी अपनी काउंसिल होती थी, COUN काउंसिल, है ना। और इन तीनों के अपने अपने एग्जीक्यूटिव्स भी होते थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या सोचा गया कि ये तीन इसके, तो भाई 9 बॉडीज़ हो गई, अब कैसे मेंटेन करेंगे। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, सबकी असेंबलीज़ को मर्ज कर देते हैं। तो सबकी असेंबली को मर्ज करके एक असेंबली बनाई गई, यूरोपियन पार्लियामेंट असेंबली। और ये पहला मर्जर था, द फर्स्ट यूनिफिकेशन इन 1958। 142 मेंबर बने। तो अब आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले लोगों को मर्ज किया, सबसे पहले रिसोर्सेज को शेयर किया, फिर लोगों को उठा के मर्ज करना शुरू किया। अब यहाँ पे एक यूरोपियन पार्लियामेंट असेंबली बन गई थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट काउंसिल और एग्जीक्यूटिव्स इन सबके अलग अलग ही थे, ठीक है जी। अब मज़ेदार चीज़ कहाँ पे शुरू होती है सर, काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग होने के बावजूद इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया और बोला कि इनको भी मर्ज कर देते हैं ना। तो मर्ज करने का सिलसिला बहुत बढ़िया चला। 1965 के अंदर बोले कि इसे मर्ज कर देते हैं, इफेक्टिव हुए 1967 से। अभी आप देखिएगा जो यहाँ पे है ना, आपको ये कोल एंड स्टील की जो काउंसिल और एग्जीक्यूटिव्स, इसकी भी काउंसिल और एग्जीक्यूटिव और इसकी भी काउंसिल और एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे एक साथ आते हैं, इनको मर्ज किया जाता है। और मर्ज करने के बाद जो भी इनकी काउंसिल थी, इन तीनों की काउंसिल को मर्ज करके क्या बनाया गया, द काउंसिल। ये यूरोपियन काउंसिल नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, ये द काउंसिल बनी। और जो इन सब की एग्जीक्यूटिव्स थे, उन सभी एग्जीक्यूटिव्स को, जैसे इंडिया के अंदर होता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसी तरह जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन सभी एग्जीक्यूटिव्स को मिलाकर एक चीज़ बनी, दैट इज़ द यूरोपियन कमीशन, ठीक है सर। इनको अब हम इन दोनों को, यूरोपियन कमीशन और काउंसिल, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं आज के समय पे, यूरोपियन कम्युनिटीज़, ठीक है जी। देखा, मैंने बोला था पहले कि दिमाग खराब करने वाली बात होगी, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर यूरोपियन कमीशन और द काउंसिल बन गई। अभी आपने क्या क्या सोचा, अभी आपने देखा कि असेंबली मर्ज हुई तो क्या बनी, यूरोपियन पार्लियामेंट असेंबली। लेकिन इस पार्लियामेंट असेंबली के अंदर लोग चुन कर आते थे कि लोग नॉमिनेट होकर आते थे। सर लोग नॉमिनेट होकर आते थे, चुन कर नहीं आते थे, है ना। इलेक्शंस नहीं होते थे, इसके लिए लोग सेलेक्ट करके वहाँ पर रखे जाते थे, ठीक है सर। अब जब ये चीज़ इतनी बेहतरीन दिखाई दी तो बहुत सारे लोग आए साथ में। अब इस यूरोपियन काउंसिल का एक्सपेंशन होता है। 1973 में एक्सपेंशन हुआ, इसके अंदर यूके आया, आयरलैंड आया, डेनमार्क आया। नॉर्वे ने भी एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन नॉर्वे को रिजेक्ट कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया, क्योंकि उसके सिटीजन्स ने रेफरेंडम के अंदर नो बोल दिया था कि सर हम नहीं मर्ज होंगे यूरोपियन कमीशन के अंदर, ठीक है जी। अब कहानी एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है, ठीक है। 1974 से पहले क्या होता था सर, 1974 से पहले जितने भी ये मेंबर्स आए थे साथ में मर्ज हुए थे, इन सभी के या तो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या किसी का कोई चांसलर है, वो सब आते थे और एक जगह मीट किया करते थे, मिला करते थे, ठीक है, आपस में पार्टी वार्टी करने के लिए। इसी पार्टी वाली बॉडी को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, यूरोपियन काउंसिल। इसी को हम संबोधित करते हैं यूरोपियन काउंसिल, ठीक है सर, यूरोपियन काउंसिल। अभी आप बोलोगे सर हमने कुछ देर पहले वो सिर्फ काउंसिल थी, ये यूरोपियन काउंसिल है। इसके बाद इस यूरोपियन काउंसिल का पहली बार नामकरण हुआ था 1986 के अंदर। हमें जानने की जरूरत नहीं है, पर ये यूरोपियन काउंसिल इस तरह बनी। यूरोपियन काउंसिल के अंदर कौन है सर, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं अलग अलग देशों के, वो सब आते हैं और वो आपके यूरोपियन काउंसिल का पार्ट होते हैं, ठीक है सर। फिर क्या बात हुई, जो असेंबली हमने कुछ देर पहले देखी थी, अब वो असेंबली के अंदर लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे लोगों को चुन के क्यों नहीं भेजते, वाई देयर इज़ अ नॉमिनेशन, वाई डोंट देयर इज़ अ डायरेक्ट इलेक्शंस। तो फिर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो जो असेंबली थी वो आज के समय पे यूरोपियन पार्लियामेंट के नाम से कहलाई जाती है। इसका मतलब पहले जिनको अपॉइंट करती थी अलग अलग देशों की सरकारें, अलग अलग देशों की नेशनल पार्लियामेंट, अब डायरेक्टली सिटीजन्स ही वोट करते हैं। पहले पार्ट टाइम काम किया करते थे यहाँ पे, अब ये फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहले सिर्फ एडवाइस दिया करते थे, अब कानूनों के ऊपर वोट भी करते हैं। पहले ये अपनी अपनी सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, अब ये यूरोपियन सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बात समझ में आई? कितनी मज़ेदार चीज़ आपने देखने को मिली कि लोगों ने कहा कि युद्ध करने के बजाय चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर द शेयरिंग लोगों को साथ में लेकर आए, आफ्टर दैट इकोनॉमी को साथ में लेकर आए और आफ्टर दैट डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। देखा, अब ये बात आप बाहर कहीं देखोगे नहीं, ये यूएस में भी नहीं हुआ, ये यूरोप के अंदर ही हुआ, ठीक है। फिर चीज़ थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब लोग बोलते हैं कि यार हमारी एक पार्लियामेंट तो है, अब क्यों ना एक सिंगल सिटीजनशिप भी बना दिया जाए। तो बिल्कुल सर, सिंगल सिटीजनशिप का निर्माण होता है मैसाचुसेट्स ट्रीटी के द्वारा और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का फॉर्मली नामकरण होता है 1992 में।
EU की सिंगल सिटीजनशिप आती है, और यूरो जो पूरे यूरोप के अंदर चलता है इन कंट्रीज़ के अंदर, तो यूरो की करेंसी का निर्माण होता है। बहुत बेहतरीन। फिर कहानी आगे बढ़ती है, शिफ्ट होती है 2007-9 के बीच में, जहाँ पे लिस्बन ट्रीटी साइन होती है। इस लिस्बन ट्रीटी में बोलते हैं कि यार हमारी जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन मार्केट है, वो काम तो बहुत बेहतरीन कर रही है, अब हमें एक फेस चाहिए, क्योंकि एक पर्सन तो चाहिए होगा ना जो रिप्रेजेंट करे पूरे यूरोपियन यूनियन को। उसके लिए इन्होंने बोला कि अब यूरोपियन काउंसिल जो है वो 7 फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट होगी, और इसका एक प्रेसिडेंट होगा और एक फॉरेन मिनिस्टर भी होगा। मतलब जितने भी देश हैं उनका एक ही उनका प्रेसिडेंट और एक ही उनका फॉरेन मिनिस्टर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा सब लोगों को। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से वापस लौटते हैं, और अब आप देखिएगा यूरोपियन काउंसिल कौन सी थी? यूरोपियन काउंसिल वही थी ना जिसके अंदर आपके सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, चांसलर सब एक साथ आते हैं, जमावड़ा करते हैं, पार्टी करते हैं, राइट सर। ये प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, 4 बार होती है साल में 1 बार, ताकि वो लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर डिस्कस कर सके, और इसे हम बोलते हैं यूरोपियन काउंसिल। दूसरा यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन आपने देखा था वो जो मर्ज हुआ रहा था, है ना, सारे एग्जीक्यूटिव्स मर्ज हुए थे, सो दैट इज़ अ यूरोपियन कमीशन। ये 1967 में बना था, 1965 में ट्रीटी हुई। फिर काउंसिल ऑफ EU, ये भी 1967 के अंदर बना, और ये कौन सा था सर? ये जितनी भी काउंसिल थी वो सारी मर्ज करके यहाँ पे काउंसिल ऑफ EU बनाया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट कौन सी थी? वही जो आपने कुछ देर पहले देखी थी कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट थी, जो पहले नॉमिनेट होकर आती थी, अब फिर वो इलेक्टेड होने लग गई थी। ठीक है, तो इस तरह से 4 ये बॉडीज़ हैं आपकी यूरोपियन यूनियन की, लेकिन हमने कहा 7 बॉडीज़ होनी चाहिए, तो 4 तो ये हैं, बाकी 3 कौन सी हैं सर? बाकी 3 ये रही, एक है कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरा है कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, और तीसरा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। कोर्ट ऑफ जस्टिस 52 ये अलग अलग है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये 3 बॉडीज़ और हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ ऑडिटर और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब मज़ेदार बात देखना, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बस लास्ट है और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी काम कैसे करते हैं। इतने सारे देश एक साथ मिलकर आए और काम कैसे करते हैं? काम ऐसे करते हैं जी, जो इनकी असेंबली है, जो पार्लियामेंट असेंबली है, तो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, उन सब का इलेक्शन होता है, और हर लोग वोट करते हैं, हर यूरोपियन वोट करता है उनके लिए, और जिन लोगों को चुन के भेजा जाता है उन्हें MP नहीं बोला जाता, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स आ गए सर। अब ये सारे मेंबर्स जो हैं, जो डायरेक्ट चुन के आए हैं, लोगों द्वारा चुन के आए हैं, वो अपने एक लीडर को नॉमिनेट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं कि भाई वो हमारा प्रेसिडेंट है, और फिर उसके लिए वोटिंग होती है असेंबली में। जब असेंबली में वोटिंग होगी तो उसे मिनिमम 361 प्लस वोट चाहिए होंगे पार्लियामेंट में अपने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसी तरह मिनिमम 361 प्लस अगर उसको वोट मिल गए तो वो बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन आपका यूरोपियन कमीशन। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल का हेड बन जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट का हेड बन जाता है। अब चीज़ एक और आगे चलती है, यहाँ पे देखना कितनी बेहतरीन बात आती है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर जो चुन के भेजे गए हैं वो तो हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है सर, प्रेसिडेंट है ना, वो बन गए। अब उनके नीचे टीम होगी सर। अब ये टीम कहाँ से आएगी? हर देश अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसके बाद समझदार बात क्या है, वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट उन सभी लोगों को ग्रिल करती है। ग्रिल मतलब इंटरव्यू। आपने सोचा है कभी इंटरव्यू लिया जाए सर? इंडिया के अंदर मिनिस्टर बनने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है? नहीं, यूरोप के अंदर मिनिस्टर बनने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू के अंदर ये देखा जाता है कि क्या ये बंदा कॉम्पिटेंट है, क्या ये बंदा कॉम्पिटेंट है। यहीं तो हम मार खा जाते हैं सर। किसी को एग्रीकल्चर का ए पता नहीं होता, उसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देते हैं। किसी को फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का F पता नहीं होता, उसे हम फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बना देते हैं। अभी तो नहीं है, मतलब ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर इनकॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा है कि हमारे मिनिस्टर्स कुछ कर ही नहीं पाते। यहाँ पे कॉम्पिटेंस चेक होती है। दूसरा, उनका विज़न देखते हैं सर कि उनका विज़न कैसा है, शॉर्ट टर्म विज़न है, लॉन्ग टर्म विज़न है, उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्हें सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक कंट्री है, उसके नाम पे बोल दिया गया भाई आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा। एक बंदा काम का नहीं आया, दूसरा बंदा जाएगा, तीसरा बंदा आएगा, दे विल कॉल इट टिल दैट, जब तक उनका मतलब उनको कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं मिल जाता। जैसे ही उनको मिल जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन, एक टीम तैयार होती है, फाइनल अप्रूवल के लिए जाती है, और फिर उनके 5 साल का कार्यक्रम शुरू होता है, और इस तरह से वो 5 साल अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये बेहतरीन बात थी। अब कुल मिलाकर कहानी कहाँ थी? हमने देखा ये 6 कंट्री से शुरुआत हुई, 28 कंट्री तक पहुंची, और फिर 2020 में जब ब्रिटेन ने अपना एग्जिट किया था, जिसे हम ब्रेक्जिट भी बोलते हैं, तो अब इसके अंदर 27 देश ही बचे हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है सर? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है सारी बातों की कि आपने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ये देखा कि यूरोपियन कमीशन, काउंसिल, इनके अंदर फ़र्क क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, इन सब में चीज़ें देखी। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप मेंस में यूटिलाइज़ करेंगे वो होगा कि सर हमने इंटरव्यू के लिए प्रोसेस को शुरू किया,
हमारे मिनिस्टर्स का भी इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है, हमारे मिनिस्टर्स का इंटरव्यू होना चाहिए। और इंटरव्यू के बारे में अगर आप लिखेंगे तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। वाई? बिकॉज यू विल राइट विद द फैक्ट कि यूरोपियन कमीशन के अंदर ऐसा ही होता है, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट इसी तरीके से काम करती है ना। हम ये लिख सकते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके। वाई सर? क्योंकि यूरोप ने ऐसा ही किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। हम ये लिख सकते हैं कि लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कभी भी चीज़ों को कमज़ोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। हैंस आप बता सकते हैं कॉमन करेंसी मजबूत काम कर सकती है। तो आप वो फैक्ट दे सकते हैं जो आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, राइट सर। सो ऑल दिस इज़ अबाउट टुडेज सेशन। इसके बाद मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में, जिसके आपकी और बेहतरीन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे।